Hello friends, how are you all? I'm Valia and today I'm going to discuss a very important process questions of psychology from November 2020. So in the previous sessions, we have completed December 2021, shift 1, shift 2. So today I'm going to start from the questions of November 2020, which is very important for your upcoming exam. So the question is, for training in behavior modification, using Skinner's operant conditioning model, in which of the following types of procedures? ठीक है, जो हमारा बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल है स्किनर्स का, ऑपरेंट कंडीशनिंग का, उसके अकॉर्डिंग आपको ये जो प्रोसीजर्स इसके अंदर दिए हैं वो आपको बताने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, कब बनता है, होल्डिंग ऑफ रिस्पॉन्स कब है आपका, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्यूज कब है आपकी। तो हम जानते हैं जो हमारे स्किनर्स का ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल था उसके अंदर इन सब टर्मिनोलॉजीज की बात की गई, लेकिन इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, एक छोटा सा एक फॉर्मूला टाइप है ये रोप ईपीए करके। अब इसमें आर का मीन्स हो गया आपका रिवॉर्ड लर्निंग, ओमिशन, पनिशमेंट, स्केप, एक्टिव अवॉइडेंस। इस तरह से करके हम बहुत रॉ डीपीए सॉरी डिस्क्रिमिनेशन रोप, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, इस तरह से करके हम निकाल सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है जिसके अंदर रिवॉर्ड, ओमिशन और डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है। और ईपीए स्केप, पनिशमेंट, एक्टिव अवॉइडेंस में आपका कौन सा रीइंफोर्समेंट होता है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो इस तरह से हम बहुत इजीली बता सकते हैं जो ये तीनों इनमें रीइंफोर्समेंट्स कैसे हैं। फिर आपको जो रिस्पॉन्स बनता है विद हेल्ड, वो कहाँ होता है? पनिशमेंट पे। और यहाँ पे किस में होता है? ओमिशन पे। डिस्क्रिमिनेशन में और इसमें क्या होता है? क्यू प्रेजेंट होती है, यहाँ पे आपकी क्यू प्रेजेंट होगी, डिस्क्रिमिनेशन में एक्टिव अटेंडेंस है, बाकियों में एब्सेंट होगी। तो इस तरह से हम इसे बहुत इजीली देख सकते हैं। अब बात कर रहे हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या आता है आपका? स्केप, पनिशमेंट एंड एक्टिव अवॉइडेंस लर्निंग। दैट मीन्स ये जो तीनों है ये आपके नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बी, सी एंड डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एडिशन टू द फैक्ट दैट, इस फैक्ट के अकॉर्डिंग ग्रोथ जो होती है आपकी कंटिन्यूअस होती है, इट कैन बी रिलेटिवली रैपिड इन सर्टेन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल ठीक बात है, ग्रोथ हमारी कंटिन्यूअस होती है, लेकिन एक टाइम के बाद, जब एक टाइम के बाद क्या होता है आपका सिर्फ डेवलपमेंट ही होता है। कुछ स्टेजेस जो होती है डेवलपमेंट की वहां पे आपकी ग्रोथ कंटिन्यूअस होती है, लेकिन एक टाइम के बाद सिर्फ डेवलपमेंट होता है, क्योंकि डेवलपमेंट लाइफ टाइम होता है, ग्रोथ एक एज के बाद रुक जाती है। Statement 2. The process of development follow a pattern in terms of physical development. जो आपका डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो एक पैटर्न को फॉलो करता है। बिल्कुल ठीक बात है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है ऐसा नहीं होता। अब जैसे अगर हम हैंड की बात करते हैं तो हैंड में डेवलपमेंट पूरा होगा, अब ये नहीं होगा कि आपके फिंगर्स लंबी हो जाएंगे, हाथ छोटे हो जाएंगे। जो डेवलपमेंट होता है वो अपने एक तरीके से होता है, एक पैटर्न से होता है, सिक्वेंशली होता है। जैसे सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस कह सकते हैं हम। दैट मीन्स जो आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है, पहले आपकी कॉन्क्रीट लेवल थिंकिंग इंक्रीज होती है, उसके बाद आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है। बिल्कुल ठीक बात है, जैसे कि हमने पियाजे के स्टेजेस में भी पढ़ा था कि पहले कॉन्क्रीट ऑपरेशन होता है, उसके बाद आपकी फॉर्मल ऑपरेशन होता है। दैट मीन्स फॉर्मल ऑपरेशन में आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप कर जाती है 11 ऑनवर्ड्स। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा स्टेटमेंट 1 एंड द स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में? यहाँ पे आपको गिवन है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो जो मैस्लो की हायरार्की नीड्स थी, उन्होंने इन सब चीजों की बात की थी कि आदमी की कुछ नीड्स होती हैं, पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, फिर उसके बाद उसकी सेफ्टी नीड स्टार्ट हो जाती है। फिजियोलॉजिकल नीड जो हमारी सबसे जरूरत की चीजें होती हैं, आपका फूड, आपकी वाटर, जिस चीज को आपको बेसिकली जरूरत है। उसके बाद जब आदमी को ये सब चीजें मिल जाती हैं, फिर आदमी को किसकी जरूरत होती है? फिर उसको सेफ्टी की जरूरत होती है, सिक्योरिटी चाहिए होती है। जब ये दोनों चीजें मिल जाती है, फिर उसको क्या होती है? धीरे धीरे उसको फैमिली चाहिए, रिलेशनशिप्स चाहिए, लव एंड बिलोंगिंग नीड स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद उसकी सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट नीड्स स्टार्ट हो जाती हैं। लास्ट जब ये सब पूरी हो जाती है, फिर आती है उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सो दिस इज योर लास्ट ऑप्शन। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपका दो ऑप्शन में गिवन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सी ये दोनों में गिवन है। सी के बाद फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद आती है आपकी सेफ्टी नीड्स। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा आंसर नंबर 1 इज अवर ट्रू। और ये अच्छा आपका ये पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप अच्छे से देख सकते हैं। जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स आती है, दैट मीन्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक
बेसिक नीड्स होती हैं आपकी। फिर आती है आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स, जिसको हम बिलोंगिंगनेस और लव में बोल सकते हैं, सेल्फ स्टीम में बोल सकते हैं। फिर जब आप सब चीजें अचीव कर लेते हैं, फिर आपकी आती है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, जिसके अंदर आपके अपनी क्रिएटिव एक्टिविटीज, आपका अपना पोटेंशियल आता है। तो इस तरह से हमारी मैस्लो की हायरार्की नीड्स, और उसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट्स प्रॉब्लम। देखो, एक होता है सिंपैथी, एक होता है इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब आप सामने वाले को बहुत अच्छे से ले रहे हो, मतलब उस पर आप तरस नहीं खा रहे हो, लॉजिकली चीजों को समझ के उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। जब क्लाइंट्स की प्रॉब्लम पे स्ट्रेस दिया जाता है, तब आपकी कौन सी काउंसलिंग होती है? हमने 3 तरह की काउंसलिंग पढ़ी थी, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव एंड एक्लेक्टिक काउंसलिंग। ठीक है, जिसको हम डायरेक्टिव काउंसलिंग, दैट मीन जहाँ पे काउंसलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काउंसलर खुद प्रॉब्लम को डायग्नोस करता है, उसके बाद जाके वो अपने क्लाइंट्स को हेल्प करता है। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होती है? जिसमें क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग होती है, मतलब इसमें क्लाइंट अपनी बात को कहने के लिए बिल्कुल फ्री होता है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है, जो भी उसकी खुशी है, जो भी चीज है, वो उसको खुद एक्सप्रेस करेगा। यहाँ पे काउंसलर बाद में रोल प्ले करता है, लेकिन यहाँ पर काउंसलर सेंटर्ड होती है, ये आपकी क्लाइंट सेंटर्ड होती है। और एक्लेक्टिक काउंसलिंग कैसी होती है? दोनों का मिक्सचर होता है, जहाँ पे दोनों मिलके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो अगर बात क्लाइंट प्रॉब्लम के ऊपर आ रही है, दैट मीन्स आपकी नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के पर्सन सेंटर्ड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच डोमिनेटेड काउंसलिंग हम इसको बोलते हैं। तो दैट्स योर आंसर। which of the following approaches to the curriculum objectives, जो कि प्रोवाइड करते हैं स्कोप फॉर मीटिंग द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। आपको वो करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स की अप्रोचेस बतानी है जो प्रोवाइड करते हैं, जहां आपको अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब सेल्फ फुलफिलमेंट की आपको फील होता है, नीड होती है। बिहेवियरल रिलेशनल अप्रोच, इंटेलेक्चुअल एकेडमिक अप्रोच, मैंने जो देखिए ह्यूमनिस्टिक, अभी हमने ह्यूमनिस्टिक थ्योरी पढ़ी है मैस्लो की हायरार्की नीड्स की, उसमें एस्थेटिक अप्रोच क्या थी कि जब आपकी सारी नीड्स पूरी हो जाती हैं, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, फिर आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती हैं, सेल्फ फुलफिलमेंट की नीड्स होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टेक्निक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लर्निंग कॉन्टेक्स्ट। ह्यूमन लर्निंग कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना है, जो कि एडवोकेट किसने की थी? कार्ल रोजर्स ने। सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग है, सेल्फ इनिशिएटेड है, रिसेप्शन है, या फिर डिस्कवरी लर्निंग है? इसको एक बार देख लेते हैं। जो कार्ल रोजर्स थे, वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच दी थी साइकोलॉजी को। इन्होंने कुछ लर्निंग की बात की थी, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। अब सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग के अंदर जब बच्चे को अपने अंदर, उसके अंदर एबिलिटी है कि वो चीजों को समझ सके, जिस एनवायरमेंट में रह रहा है उसे अच्छे से अडेप्ट कर सके, उसके अकॉर्डिंग चल सके, मतलब आपके अपने जो भी गोल्स हैं आप उन्हें अपने लेवल पे अचीव कर सको, अपने आप को मॉनिटर कर सको। सेल्फ इंस्ट्रक्शन, या फिर हम ब्रॉडली स्पीकिंग ये बात कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर थिंकिंग रिथिंकिंग है, जो वो कर रहा है वो सही है कि नहीं है, खुद को मोटिवेट करना, ये सारे काम बच्चा खुद से कर रहा है, दैट मीन सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग हो रही है। रिसेप्शन लर्निंग, बच्चा जो होता है चीजों को पहले अंडरस्टैंड करता है, जो उसको मिलता है, जो वो रिसीव कर रहा है, ठीक है, नॉलेज जो वो रिसीव कर ले, पहले वो उसको समझता है, बाद में जाके वो चीजों को लेके डिस्कवरी कर सकता है, इनोवेट कर सकता है। लेकिन पहले क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ऑसोबेल, पीपल एक्वायर नॉलेज सबसे पहले प्राइमरली थ्रू रिसेप्शन रादर देन थ्रू डिस्कवरी। डिस्कवरी से पहले बच्चा कैसे सीखता है? रिसेप्शन से, रिसीव कर से। फिर आती है आपकी सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग। अल्टीमेट गोल टू इंगेज चिल्ड्रन इन द पॉसिबिलिटी ऑफ लर्निंग, ताकि उनका बच्चों का एंथुसियाज्म बना रहे, सेल्फ स्टीम, अपने फ्यूचर को लेके वो खुद इनिशिएटिव लें। सेल्फ इनिशिएटेड इवेलुएटेड बाय द लर्नर एंड परवेसिव इफेक्ट्स ऑन द लर्नर, इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं लर्नर के ऊपर। फिर आती है आपकी डिस्कवरी लर्निंग, जो क्या होता है? मतलब बच्चा डिस्कवर करे चीजों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करे, सिचुएशंस को हैंडल करे, अपने पुराने कुछ एक्सपीरियंस है और जो अपनी नई नॉलेज है उसके बेसिस पे चीजों को इंटर रिलेट करके समझे। रोजर्स ने थ्योरी दी थी लर्निंग की, जो प्रिस्क्राइब करती है लर्निंग इन्वायरमेंट, जो अलग अलग क्वालिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है। पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, सेल्फ इनिशिएटेड प्रोजेक्ट्स, इवैल्यूएशन बाय द लर्नर एंड परवेसिव इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन द लर्नर। तो अकॉर्डिंग टू द कार्ल रोजर्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमन लर्निंग कॉन्टेक्स्ट पे बात आती है तो सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग इज द बेस्ट आंसर। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन, और नेक्स्ट लेसन में मैं ये पूरे करा दूंगी आपको नवंबर 2020 में नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए हमारी यही क्लास थी। सो स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।